हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। और हम लोगों ने एक एक करके लगभग 6 क्लासेस हम लोगों ने फर्स्ट लेसन जो आपका है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका 6 क्लासेस हो चुकी है। तो और आज का हमारा 7वां क्लास है और आज का हमारा लास्ट क्लास भी होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 56 क्वेश्चंस को सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमको उम्मीद है कि आज हमारा यह लास्ट क्लास होगा सब्जेक्टिव का फर्स्ट लेसन का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है संक्षारण। तो संक्षारण हम लोगों के डेली लाइफ में यूज होती है। संक्षारण हम लोग पढ़े हुए हैं, हमारे डेली लाइफ में संक्षारण यूज होती है। तो देखिए संक्षारण क्या होता है, इसका हम डिफिनेशन जानेंगे। संक्षारण का डिफिनेशन होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ, ठीक है, वांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, संक्षारण कहलाता है। कोई भी धातु होगा जो अभिक्रियाशील धातु होगा, नमी से, हवा से और अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो उस पर जंग लग जाती है, यानी कि कुछ पदार्थ का निर्माण होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे आप लोग देखिएगा कि धातु जो होता है सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है, जो संक्षारण के लिए सबसे अभिक्रियाशील धातु होगा। और यह हवा के माध्यम, खुली हवा में हम लोग छोड़ देते हैं धातु को, तो इसके परत में जंग लग जाता है, लाल और भूरे कलर का एक जंग लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहा में जंग लग जाता है तो वह हमारा संक्षारण होता है। अब यहाँ से बहुत सारी बात होती है। जंग को हम लोग इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग को इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। जंग को इंग्लिश में हम लोग रस्ट कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, जंग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। और इसका फार्मूला होता है Fe2O3 × XH2O, XH2। एग्जाम में पूछता है कि जंग का फार्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 × XH2, Fe2O3 × XH2O जंग का फार्मूला होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, देखिए जंग लग जाता है। अब देखिए जंग लग जाता है तो पूछता है कभी एग्जाम में कि जब धातुओं के ऊपर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है। तो आप लोग याद रखिए, जब जंग लगता है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले तो सिर्फ लोहा ही था, लेकिन उसमें जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जंग लगने पर धातुओं का वजन जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, आप लोग दूसरा एग्जाम्पल देखे होंगे कि तांबे के बर्तन कुछ समय के बाद क्या होता है, हरे हरे परत उस पर चढ़ने लगते हैं। यह भी जंग का ही एग्जाम्पल है। जंग यानी कि संक्षारण का ही एग्जाम्पल है कि तांबे के बर्तन को हम लोग कुछ दिनों तक हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर हरे रंग का क्या होता है, हरे रंग का एक परत जम जाता है। और हरे रंग का जो परत जमता है उसे हम लोग कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, हरे रंग का जो परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद चांदी में भी जंग लगता है। चांदी के जो आभूषण होते हैं या चांदी के कुछ बर्तन बन रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद, बहुत समय के बाद क्या होता है, काले पड़ जाता है, उसमें काले काले कलर का होता है, उसे हम लोग भी क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जो काले रंग का संक्षारण होता है उसे हम लोग कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। आप लोग याद रखिएगा, सिल्वर सल्फाइड, इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। ये हो गया हमारा जंग लगता है और संक्षारण समझ गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग हैं कि लोहा में जंग लग जाता है, तांबे के बर्तनों में हरे परत चढ़ जाता है, चांदी के आभूषण में कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। अब जंग लगने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, जंग लगने की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग देखिए। जंग लगने की शर्तें, सबसे पहले हवा होनी चाहिए, हवा की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, और नमी भी होनी चाहिए। हवा यानी कि ऑक्सीजन, हवा यानी कि क्या, ऑक्सीजन होनी चाहिए। और नमी यानी कि जल होना चाहिए, जल की उपस्थिति। और अभिक्रियाशील धातु होना चाहिए, अभिक्रियाशील धातु नहीं रहेगा और ये दोनों रहेगा तो जंग नहीं लगेगा। इसलिए हवा भी चाहिए यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, नमी यानी कि जल चाहिए, और अभिक्रियाशील धातु होनी चाहिए तो हमारी जंग
लगने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो संक्षारण होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संक्षारण से रोकथाम कैसे कर सकते हैं, संक्षारण से कैसे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संक्षारण से रोकथाम के उपाय, यानी कि संक्षारण से हम किसी धातु को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा संक्षारण, अब हम लोग जानेंगे संक्षारण से किसी भी धातु को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि धातुओं के ऊपर जो होता है पेंट कर देते हैं। पेंट कर देने से धातुएं खराब नहीं होती है, क्योंकि वो हवा के संपर्क में नहीं जाती है। दूसरा उपाय होता है तेल उसमें लगा दिया जाता है। जब नए पार्ट पुर्जा आप लोग देखे होंगे, जब मार्केट से हम किसी भी मशीनरी पार्ट्स को खरीद के लाते हैं तो उसमें तेल लगाया रहता है या ग्रीस लगा कर रखता है। तो या तो तेल लगा के रखेंगे या तो ग्रीस लगा के रखेंगे, तो भी वो हमारे धातु क्या होगा, खराब नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा। यशद लेपन करते हैं। यशद लेपन को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण यानी कि इस पे क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जो होता है जस्ता का हम लोग पेंट कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। या क्रोमियम का लेप लगता है, यानी क्रोमियम से भी हम लोग पेंट कर देते हैं तो हो जाता है। या अगला है हमारा छठा जो उपाय है एनोडीकरण करते हैं, यानी कि मिश्र धातु बनाते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देंगे तो वह संक्षारण नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम जानेंगे यशद लेपन का मतलब क्या होता है, या उससे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, धातु के ऊपर लिखा हुआ है, धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को यशद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। यानी कि जिंक धातु पर, लोहे पर जिंक धातु से हम लोग पतली परत चढ़ा दे, पेंट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। कोई समस्या नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। और हम लोग पढ़ेंगे अब विकृत ग्रंथिता, रेंडिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा यह लास्ट ही टॉपिक है, विकृत ग्रंथिता, और उसके बाद हमारा यह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आप लोग पूरा नोट्स कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे। सिलेक्टेड 56 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इस लेसन के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत ग्रंथिता। क्या पढ़ना हम लोग को, विकृत ग्रंथिता, रेंसिडिटी। देखिए, विकृत ग्रंथिता कहता है कि जो तैलीय पदार्थ होता है, वसा युक्त पदार्थ होता है, उसको अगर हम हवा में छोड़ दें, खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयन की क्रिया होता है, उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयन की क्रिया संपन्न करती है, तो उसका स्वाद एवं गंध क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ, तैलीय पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण, किसके लिए कारण, उपचयन की क्रिया के कारण उसका गंध और स्वाद बदल जाता है। गंध और स्वाद का बदलना ही विकृत ग्रंथिता कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिएगा कि चिप्स को हम अगर खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, चिप्स खराब हो जाता है, यानी कि उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और उसका रंग भी बदल जाता है, ठीक है। या अचार वगैरह को हम लोग खुली हवा में छोड़ते हैं तो क्या होता है, भूरे भूरे कलर का हो जाता है। यह विकृत ग्रंथिता का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे बचेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रति उपचाय करते हैं या ऑक्सीकारक करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलाते हैं, यानी कि जो उसमें हवा है, हवा को निकाल देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस को उसमें से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और उसके जगह पे नाइट्रोजन गैस को भरेंगे। आप लोग चिप्स की थैली खाए होंगे, चिप्स खाए होंगे, थैली नहीं सॉरी, चिप्स खाएंगे तो उसके थैली को आप लोगों ने देखा होगा, उसमें चिप्स कम रहता है, हवा ज़्यादा रहता है ना। चिप्स कम रहेगा और हवा ज़्यादा रहता है, तो उसमें हवा भरा जाता है, उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल लिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। याद रखिएगा, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस हम लोग भरते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भरते हैं, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है। या दूसरा उसका विधि होता है कि हम लोग फ्रिज में रखते हैं, तभी भी हमारा जो तैलीय पदार्थ विकृत ग्रंथिता से खराब नहीं होता है। और या वायुरोधी बर्तनों में रखकर हम लोग खराब नहीं कर, जहाँ हवा नहीं जाएगा उसमें हम लोग रखेंगे, तो उसमें हवा नहीं जाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी, उपचयन की क्रिया नहीं होगा, तो अभी हमारा खराब नहीं होगा। या उसको हवा धूप में हम लोग धूप से बचाते हैं तभी भी खराब नहीं होता। तो यह था हमारा विकृत ग्रंथिता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव, इस लेसन के ऑब्जेक्टिव 56 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और
लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए कि कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। तब तक आज के लिए आप लोगों का क्लास ओवर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।